पर आप इस वक्त देख रहे हैं कि कड़ा मुकाबला। इस बार आपको बता दें कि चिंतामणि महाराज जहां बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो दूसरी तरफ शशि सिंह एक युवा चेहरा कांग्रेस की ओर से मैदान में उतारा गया है। तो शायद इसी सीट को जीतने का दावा उनकी ओर से किया जा रहा है, लेकिन 8 सीटों को लेकर भी वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 8 सीटें कांग्रेस जीतेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। सर बिल्कुल, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक जयप्रकाश पाराशर जी हैं, हमारे साथ संतोष परिहार जी हैं जो कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे, और मेहमान हमारे साथ जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ से बीजेपी की तरफ से एक बार मुझे जरा अपडेट कर दीजिए। निशिकांत पांडे जी हैं हमारे साथ, बीजेपी की नुमाइंदगी करेंगे, और अजय गंगवानी जी हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं, कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। और साथ ही हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, एक छोटा सा कमेंट आपका लेकर मैं आगे बढ़ता हूं, ज़रा समझाइए छत्तीसगढ़ में जिस तरह की सिचुएशन है मतदान की। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ छोटे राज्यों में हमने पहले दोनों चरणों में भी देखा कि छोटे राज्य मतदान के प्रतिशत में आगे रहे और बड़े राज्य उसमें पीछे रहे। अभी तक का मतदान प्रतिशत आपको क्या दिखता है? क्या दोनों चरणों, जो पीछे के दोनों चरण हैं, उससे आगे निकल जाएगा? क्योंकि इस बार मौसम भी मेहरबान है, बारिश है, आसमान में बादल अटखेलियां कर रहे हैं और मौसम खुशनुमा हुआ है, टेम्परेचर नीचे गया है। मनेंद्रगढ़ में बारिश शुरू हुई है। कोरिया की अगर बात करूं, और कोरबा के कुछ क्षेत्रों में बारिश जरूर हो रही है, लेकिन रायपुर और बाकी मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल उत्साह बहुत है। हर जगह पर, मैं रायपुर में कई अभी पोलिंग बूथ पे गया, काफी भीड़ है। कोरबा में काफी भीड़ है। सबसे बड़ी बात है, देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 में जब कांग्रेस में 68 सीटें आई थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती थी। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी 11 में 11 सीट जीतने का दावा कर रही है। उधर बाबा 8 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। देखिए, इस बार बड़े चेहरों को कांग्रेस ने उतारा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने बहुत समय बाद चुनाव को बहुत गंभीरता से छत्तीसगढ़ में लड़ने की कोशिश की है। अगर मैं बात करूं, ताम्रध्वज साहू जैसा चेहरा, उसके बाद भूपेश बघेल जैसा चेहरा, डॉक्टर शिव डहरिया, ये सब ऐसे लोगों को मैदान में उतारा गया ताकि कांग्रेस को एज मिले। लेकिन जो स्थिति छत्तीसगढ़ में दिख रही है सर जी, बहुत साफ है। छत्तीसगढ़ में 10-1 की स्थिति आसपास मुझे दिख रही। एक सीट जो मुझे अप एंड डाउन लग रही, कांकेर या बस्तर में से, बाकी सब सीटों पर शुरू में मैं अगर बात करूं, महासमुंद की बात करूं, कोरबा की बात करूं, राजनांदगांव की बात करूं, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस बहुत अप नजर आ रही थी। लेकिन लास्ट की 8-10 दिन की जो मेहनत देखी ऑन ग्राउंड, तो ये समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तेजी से रिवाइव किया है। हालांकि देखिए 4 जून को क्लियर होगा किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस के साथ लड़ाई उसने लड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पूरे बड़े छत्रप को, चाहे वो ओपी चौधरी हो, चाहे वो खुद विष्णुदेव साय हो, सभी को लगा दिया था, खासतौर से कोरबा और जांजगीर में, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी कमजोर सीटें लग रही थी। क्योंकि कोरबा से बहुत बड़ा चेहरा है सरोज पांडे, वो मैदान में, किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी उनको हारते हुए नहीं देख सकती। जांजगीर में नया चेहरा कमलेश जांगड़े, जो पहली बार चुनाव लड़ रही, लेकिन उनके सामने शिव डहरिया है, पूर्व मंत्री है, कद्दावर नेता है। पूरी ताकत झोंकी भारतीय जनता पार्टी ने। निश्चित तौर पर 4 जून को रिजल्ट आएगा, लेकिन बहुत साफ है छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही, भारतीय जनता पार्टी फिलहाल, अगर मैं देखूं, राधिका खेड़ा वाला भी आज विषय हुआ, बीजेपी में वो शामिल हो गई। ये 3-4 जो प्रकरण अभी हुए हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। जयप्रकाश जी, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में भी जो स्थितियां हैं अभी, 1 बजे का वोटिंग प्रतिशत 44 के आसपास का रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये 1 बजे तक है, तो ये आगे जाकर जो 3 बजे के बाद जब गर्मी कम होगी तो लोग और निकलेंगे, तो शाम तक आपको लगता है कि ये एक रिस्पेक्टेबल फिगर तक पहुंच सकता है? हाँ, ऐसा होता तो आया है कि जो अपराह्न जिसको हम बोलते हैं, तकरीबन 3-4 बजे के बाद में का जो वक्त रहता है, उसमें गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर से शाम के वक्त लोग ज़्यादा निकलते हैं, तो उस समय प्रतिशत बढ़ भी जाता है। और 6 बजे के आसपास हमें काफ़ी आंकड़े जो है अपेक्षाकृत तो ज़्यादा कंसोलिडेटेड मिलने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि 5-6 बजे का ऐसा वक्त रहेगा जब हम देखेंगे कि हमारे पास में ज़्यादा रियलिस्टिक फिगर होगा। जी, एक रिएक्शन छत्तीसगढ़ के मेहमानों का ले लेते हैं, निशिकांत पांडे जी का और फिर गंगवानी साहब का। जी पांडे जी। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो एक अपील करना चाहता हूं कि जो अभी तक मतदान नहीं कर सके या नहीं किए हैं,
जरूर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना आहुति अवश्य दे। देखिए, विकास कार्य, जनहितैषी योजनाएं और सशक्त भारत और विकसित भारत को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और शानदार प्रतिसाद मिल रहा है। जैसा हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि 10/1, हम कह रहे हैं 11 के 11 सीटें हम जीत रहे हैं। उसके पीछे ग्राउंड की रिपोर्ट है। जो बस्तर और कांकेर की बात हो रही थी, बस्तर भी ऐतिहासिक बहुमत हम जीत रहे हैं। रही बात तामध्वज साहू जी की, तो वो बुझे हुए कारतूस हैं। शिव डहरिया जी बुझे हुए कारतूस हैं, तो प्रदेश की जनता ने उनको पहले ही नकार दिया है। तो ये पूरा जो चुनाव है विकासवाद और विनाशवाद के बीच का है। कांग्रेस पार्टी ने 5 वर्षों में जो विनाश का कालखंड लिखा था वो प्रदेश की जनता ने देखा है शरद जी। तो ऐसी स्थिति है कि 3 महीने पहले इनके सारे ढोल के पोल खुल चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सशक्त भारत की कल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश की जनता वोट करने जा रही है। जी सर जी। निशिकांत जी, बड़ी खबर मिल रही है, फिर मैं गंगवानी साहब का रिएक्शन जरूर लूंगा। केजरीवाल पर एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेशंस दिए हैं कि जब जमानत दे सकते हैं तो अंतरिम जमानत क्यों नहीं दे सकते हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि व्यक्ति राजनीतिक है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण बात है ये। अंतरिम जमानत पर थोड़ी देर में फैसला होगा, लेकिन जो दलीलों पर टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की आई है, उन्होंने कहा है कि जब जमानत दे सकते हैं तो अंतरिम जमानत क्यों नहीं दे सकते हैं। सरकारी काम में दखल नहीं देंगे केजरीवाल, ये बात कही है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि चुनाव के चलते इस पर विचार किया जा सकता है, यही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। और चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आता है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी महत्वपूर्ण 21 मार्च से जेल में है केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा हम देख रहे हैं कि ये केस सही है या नहीं है। ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति है। देश में लोकसभा चुनाव जारी हैं। केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं था। चुनाव कोई 6 महीने की फसल नहीं है। केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट शर्त भी हमने आपको दिखा दी कि सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, ये बात हमने आपको दिखा दी। यानी सुप्रीम कोर्ट मन बना चुका है, ऐसा प्रतीत होता है। 5 कमेंट आप देख रहे हैं कि सरकारी काम में दखल नहीं देंगे, केजरीवाल अपने आधिकारिक कार्य यानी ऑफिशियल काम नहीं करेंगे, ऐसा हुआ तो हितों का टकराव पैदा होगा और हम ये नहीं चाहते हैं। अगर जमानत देते हैं तो सरकारी काम में दखल नहीं देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स हैं अब तक की सुप्रीम कोर्ट की। और ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम ये नहीं देख रहे कि व्यक्ति राजनीतिक है या नहीं है। यानी कोर्ट की निगाह में कानून की दृष्टि है। अंतरिम जमानत पर कभी भी फैसला आ सकता है। ईडी की दलीलें थी कि राजनेताओं के लिए अलग कैटेगरी नहीं बननी चाहिए। देश में इस वक्त 5000 केस हैं जिनमें राजनीतिक व्यक्ति और सांसद भी शामिल हैं। क्या सभी को जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए? ये सवाल किया ईडी ने। जमानत पर रिहाई दी तो संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने 9 समन नजरअंदाज न किए होते तो शायद गिरफ्तारी न होती। तो ये दोनों तरफ की दलीलें, और बड़ा ही फायरी रहा है आज कोर्ट का ये सेशन सुबह से ही, अल सुबह से ही, जहां दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहुत ही ज़बरदस्त दलीलों से कोर्ट का अंदर का जो पूरा माहौल है वो गूंजता रहा है। तो केजरीवाल पर सुनवाई और अंतरिम जमानत पर कभी भी फैसला आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये बड़ी खबर है अब तक की। और जैसे ही इस पर कोई निर्णायक पहल सुप्रीम कोर्ट की होती है, जो कुछ ही क्षणों में भी हो सकती है, हम आपको तुरंत अवगत कराएंगे। जी जया। निश्चित तौर पर तो ये बड़ी खबर, इस पर नजरें लगातार बनी हुई है और जैसे ही निर्णय आएगा कोर्ट का उसके बारे में तुरंत आपको सबसे पहले बंसल न्यूज पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन तमाम राजनीतिक मेहमान भी इस वक्त निशिकांत जी का रिएक्शन हो गया था। अब हम, मुझे लगता है कि गंगवानी का अजय जी का रिएक्शन हम ले लेते हैं। जी अजय जी, अपनी बात पूरी करिए सर। देखिए शरद जी और जया जी, महत्वपूर्ण ये है कि मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से पूरे देश में एक अंडर करेंट है, एक मतदाता साइलेंट है, 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। जिस प्रकार से लगातार यहाँ घमंड और अहंकार की 11 सीट बात कर रहे हैं जीतने की, ये 2 चरण के चुनाव के पहले लगातार
मिशन 400, मिशन 370 का दावा किया जाता रहा, परंतु दो चरणों के चुनाव में जो रुझान है वो लगातार कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। उसके बाद कहीं भी ना मोदी जी ना अमित शाह जी कहीं मिशन 400 की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके 9 सांसद थे, अगर उन्होंने सचमुच काम किया छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए, तो 9 में से 7 सांसदों की टिकट आपको क्यों काटनी पड़ती है? शायद एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दे दूं, आज छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर चुनाव है, जिसमें से 6 जो है वो सिटिंग एमपी है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से 5 सांसद देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, उसके अलावा जो 4 अलग सांसद हैं, चारों की 5 की टिकट काट दी जाती है। तो ये दिखता है कि इनके जो 7 सांसद थे वो पूरी तरह निष्क्रिय थे, लापता थे, छत्तीसगढ़ की आम जनता से जुड़े मुद्दों को न लोकतंत्र के मंदिर में न मोदी सरकार के सामने कहने का नैतिक साहस दिखा पा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज लगातार जिस प्रकार की बयानबाजी आ रही है, चाहे आप अनंत हेगड़े के बयान की बात करिए, ज्योति मिर्गा की बात कीजिए, अरुण गोविल के बयान की बात कीजिए, ये सारे लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं 400 सीट लाएंगे, देश के संविधान की मूल आत्मा को बदलने की बात की जा रही है। आज कांग्रेस क्या कह रही है, क्योंकि बीजेपी की ओर से तो एक लक्ष्य भी रखा जा रहा है कि हम 400 सीटें जीतेंगे, कांग्रेस क्या लक्ष्य रख रही है? कांग्रेस कितनी सीटें जीतने का दावा करी? और क्योंकि टीएस सिंहदेव साहब को भी हमने कुछ देर पहले सुना, उन्होंने कहा कि 8 सीटें तो हम जीतेंगे, लेकिन 3 सीटों पर कहीं ना कहीं टक्कर हो सकती है। तो आप क्या मानते हैं इसे, आप कितनी सीटों को लेकर बात करेंगे? जय जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम ये भारतीय जनता पार्टी की तरह अतिशोक्तिपूर्ण बयान देना ये हमारा कांग्रेस पार्टी का क्षेत्र नहीं है। 2 चीजें स्पष्ट कर दूं, 4 जून को कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन पूरे देश में बहुमत की शाखा बनाएगा, पहली बात। दूसरा, सरगुजा की बात से तो एक महत्वपूर्ण बात कह दूं, सरगुजा में चिंतामणि महाराज ये वही प्रत्याशी हैं जिसपे ईडी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कोल घोटाले में लाखों रुपए की रिश्वत का आरोप लगाते हैं। वही चिंतामणि महाराज जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, एसीबी उसका एफआईआर से नाम हटा देती है। आज भाजपा के जो झंडा उठा रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उसको टिकट न देके चिंतामणि महाराज को टिकट दी है। आज वहां के नेता, वहां के कार्यकर्ता खुद इस दल बदलू नेता चिंतामणि महाराज के विरोध कर रहे हैं। और आगे बात कर लेंगे अजय जी, और आगे बात कर लेंगे। इस वक्त निशिकांत जी लौटूंगा मैं और आगे बात कर लेंगे, लेकिन मेरा एक विनम्र आप सभी से आग्रह है कि आप दोनों लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति हैं और आपके शब्द जनता बहुत ठहर कर सुनती भी है। और कई बार हमने देखा है कि ये शब्द जब भाले की तरह नुकीले और धारदार हो जाते हैं तो ये सिर्फ आप दोनों को ही, यानी कांग्रेस बीजेपी को ही घायल नहीं करते हैं, लोकतंत्र के सीने पर भी जख्म होता है और इससे जनता भी परेशान होती है। तो आप दोनों बहुत मर्यादित दल हैं, दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे पक्ष की हो, सरकार की हो या विपक्ष की हो। अपने इन दायित्वों को निभाते हुए एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव जितना हो सके, क्योंकि ये ऐसा ना हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि दिल में दोनों के, निशिकांत जी और अजय जी के मन में बड़ा एक दूसरे के प्रति सम्मान है, लेकिन ठीक है यहाँ आप वो सम्मान नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके ये रखिए। सीधे चलूँगा मैं बैतूल, जहाँ हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ निशांत बिसेन जुड़ रहे हैं। ओवर टू यू निशांत, क्या अपडेट है आपके पास बैतूल से? जी जी बिल्कुल शरद जी, इस वक्त मैं बैतूल ज़िले के मुल्ताई में मौजूद हूं। आज सुबह से ही विभिन्न मतदान केंद्रों में जब हम पहुंचे, एक बड़ी लोकसभा है बैतूल, इसमें बैतूल की 5 विधानसभा सीटों के अलावा हरदा और खंडवा जिले आपके पीछे बड़ा खूबसूरत मंजर है, हम पूरी स्क्रीन पर दिखाते हैं। पिंक बूथ दिख रहा है महिलाओं का, ये पूरी स्क्रीन पर दिखाते हैं तो हम और बेहतर समझ पाएंगे इसको। और जी आप बोलते रहिए। आप शरद जी, सिर्फ एक पिंक बूथ नहीं है जिस जगह मैं खड़ा हूं, यहाँ पर 3 पिंक बूथ हैं। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि आप दिखाएं जिस तरीके से ये पर्वतीय इलाका है, बिल्कुल यहाँ पर 3 बूथ बने हुए हैं, थोड़ी डिस्टेंस में है 2 बूथ, और जिसके ठीक सामने मैं खड़ा हूँ ये भी पिंक बूथ है। आदिवासी वर्ग के लिए सीट आरक्षित है। यहाँ पर कांग्रेस से रामू टेकाम लड़ रहे हैं और बीजेपी से दुर्गा दास उइके चुनाव लड़ रहे हैं। आज सुबह ही उनके परिवार से भी हमने बात की, उनसे भी बातचीत की। बड़ी खामोशी से यहाँ पर चुनाव आकार ले रहा है, मतदाता बेहद खामोशी से यहाँ पर निकल रहे हैं। बादलों की लुका छिपी भी जारी है, इस बीच तीखी धूप भी कभी कभी परेशान करती है। लेकिन जिस तरीके से वोटर्स टर्नआउट आ रहा है, 35% के आसपास हो गया है, तो उम्मीद है कि एक और आदिवासी जिला, एक और आदिवासी कॉन्स्टिट्यूएंसी अच्छा वोटिंग। गर्मी क्या बोल रही है निशांत, क्या गर्मी में कुछ कमी दिख रही है? का कब्जा है, लेकिन बुनियादी समस्याएं यहाँ पर जस की तस हैं। हर बार यहाँ की जनता इस उम्मीद में वोट देती है कि उद्योग धंधे यहाँ आएंगे, एजुकेशन। निशांत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगभग यहाँ से
जी 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 शरद जी। हाँ, मैं गर्मी की क्या स्थिति है देखकर लग नहीं रहा है धूप का जो रंग है कि बहुत तेज गर्मी है इस समय मुल्ताई में। जी धूप काफी तेज है, लेकिन चूंकि बादलों का जोर आज ज्यादा है, इसीलिए कई बार ऐसा एहसास हो रहा है कि धूप उतना प्रहार नहीं कर रही है। और ठीक बरगद के पेड़ के नीचे मुझे खड़े होने का मौका मिला है, तो मैं एक बार जो आपके सामने जो पिंक बूथ है निशांत, उसका मंजर हमें फुल फ्रेम में हम और दिखा देते हैं, जहां बड़ी खूबसूरत कुदरत ने पिंक बूथ के ऊपर अपनी छाया, जो दूसरा आपके राइट साइड में जो आपने पहले मंजर हमें दिखाया था दूसरे वाले पिंक बूथ का, वहां गुलमोहर भी मुस्कुरा रहा है उस पिंक बूथ के ऊपर। और थोड़ा आगे चलिए जी, ये देखिए ये पिंक बूथ और उसके ऊपर गुलमोहर जो है गर्मी के इस मौसम में लाल चुनरी ओढ़कर खड़ा होता है और गर्मी को चैलेंज करता है कि तुम कितनी भी बिजलियां गिराओ लेकिन मैं मुस्कुराऊंगा। दुष्यंत जी ने इसी पर लिखा है कि गुलमोहर पर बड़ी खूबसूरत उनकी नज्म और गज़ल भी है। बहुत शुक्रिया, मैं शायराना नहीं हो जाऊं कहीं निशांत जी, बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर के साथ, और ये विष्णुदेव साय जी के राजनीतिक गुरु से जुड़ी हुई है। जैसे सचिन तेंदुलकर जी के गुरुजी होते हैं तो राजनेताओं के भी गुरुजी होते हैं, और इन गुरुजी के बारे में बताएंगी जया जी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। तो सीएम विष्णुदेव साय के जो राजनीतिक गुरु हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स में लेकर आए मुख्यमंत्री को, चितरंजन साय जी, उन्होंने वोट डाला, लेकिन उसके बावजूद वो व्हील चेयर से पहुंचे, मतदान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक सरल व्यक्तित्व का धनी भी इस दौरान उन्होंने बताया। और इतना ही नहीं, चितरंजन साय ने लोगों को बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील भी की है। तो ये देखिए जशपुर से तस्वीरें, और ये हैं चितरंजन साय जी, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राजनीति में लेकर आए। पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। और इन चेहरों को कभी मत भूलिएगा, जो बात हम बार बार कहते हैं कि नींव के पत्थर कभी कंगूरे पर नहीं चमकते हैं। ये वो नींव के पत्थर हैं। जैसे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोखले जी, गोपाल कृष्ण गोखले, उसी तरह जिन्होंने गांधी जी को पहली बार ये परामर्श दिया था कि अगर सार्वजनिक जीवन में आना चाहते हो तो भारत में घूमो, और वो भी ट्रेन के चतुर्थ श्रेणी के डब्बे में, जहां आम आदमी समाज का सबसे गरीब तबका सफर करता है। और गांधी जी ने वही किया और भारत को ऐसा समझा कि पूरा भारत उन पर एक तरह से उन्हें अपना राष्ट्रपिता जैसा सम्मान जिनको मिला। तो ये चितरंजन जी हैं जिन्होंने गढ़ा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को। कोई अपेक्षा नहीं मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। क्या कुछ कहा चितरंजन जी ने, सुनिए। लोकतंत्र के महापर्व में तमाम मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और हमारे साथ एक खास व्यक्ति इस वक्त मौजूद है जिन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राजनीति में लाया है। मतलब उनके वो राजनीतिक गुरु हैं चितरंजन साय जी। हम उनसे ही बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। आप देख सकते हैं बाकायदा उनके उंगली में जो स्याही है वो बताने के लिए काफी है कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आपको विष्णुदेव साय जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? जी, राजनीतिक गुरु मान लिए, और राजनीति में मार्गदर्शन किया भी आगे पीछे, और सेवा का जिम्मा दिए थे। कार्यकर्ता के रूप में हम पार्टी का सेवा किए उन्होंने, और जो भी उनके ऊपर दायित्व दिया जाता था वो पूरा किया करते थे। और आज राजनीति में उत्तुंग शिखर पर पहुंच करके हम सबका मुख्यमंत्री के रूप में है। वो दौर भी था जब आप उनके साथ बाइक में बैठ के विधानसभा चुनाव में प्रचार में जाया करते थे। कुछ यादें आपको बताना चाहें, मीडिया के साथ शेयर करना चाहें? आते जाते थे, बहुत जगह जनसंपर्क वगैरह वगैरह किया करते थे, और बहुत अच्छा इनका रोल रहता था। सबसे हाथ जोड़ करके अभिवादन करना, नम्र निवेदन करना, ये सब लक्षण था इनका। अब अभी मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के? जी, और
मुख्यमंत्री के रूप में आज हमारे बीच में, छत्तीसगढ़ के बीच में हैं, जनमानस के बीच में, और सकुशल मार्गदर्शन करें, भूले चुके काम को पूरा करें, यही तो मनसा है उनसे। आपने अभी वोट डाला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे वोटर से? अधिकाधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, यही मेरा निवेदन है हर किसी से। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। कुछ शब्दों पर अगर आपने गौर किया हो तो चितरंजन जी उत्तुंग शिखर पर पहुंचे, विनम्र भाव से सबका अभिवादन स्वीकार करते थे। वोट के अधिकार का बढ़ चढ़कर प्रयोग करें, उनका मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ की जनता को मिले तो सुदूर जशपुर छत्तीसगढ़ का एरिया जो उधर झारखंड से बिल्कुल लगने की तरफ बढ़ चलता है, वहाँ रहने वाले चितरंजन जी निश्चित तौर पर संघ की पृष्ठभूमि होगी, क्योंकि हिंदी का ये जो कलेवर और तेवर है ये संघनिष्ठ कहीं ना कहीं किसी प्रशिक्षण की तरफ अवश्य इशारा करता है। जया जी, निश्चित तौर पर, और बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला के जरिए हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं चुनाव की। और एक बड़ी खबर मिल रही है कि आज अंतरिम जमानत पर फैसला नहीं होगा केजरीवाल की। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। इसका जो भी कारण हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट एलॉबरेट करेंगे ही अपने निर्देश में। आज अंतरिम जमानत पर फैसला संभव नहीं है, इस तरह की रिपोर्ट निकलकर दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही है कि इस पर आज अपना फैसला सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित रख सकती है और संभवतः इस मामले में प्रोबेबली एक दिन बाद वो अपना फैसला सामने रखेगी। तो ये बड़ी खबर अभी मिल रही है, ये अपडेट मिल रहा है जिससे हमने आपको अपडेट कराया। जया बिल्कुल, और देखिए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला नहीं होगा, जैसी जानकारी शरद जी ने भी अभी दी। यानी कि अगर कल फैसला होता है तो आज की रात एक बार फिर से जेल में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बितानी होगी। हालांकि 5 शर्तें जिनका पूर्व में भी जिक्र किया हमने सुप्रीम कोर्ट की ओर से रखी गई, संकेत थे उसमें कि जमानत मिल सकती है, अंतरिम जमानत मिल सकती है केजरीवाल को, लेकिन फिलहाल आज फैसला नहीं होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब मुद्दों की करते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे चरण के चुनाव में किस तरह से मुद्दे बदले हैं, जिनका जिक्र मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राहुल गांधी ने भी किया, और ये मुद्दे किस तरह से चुनावी फिजा में गूंजे हैं, सीधे रुक करते हैं जानने के लिए हमारी सहयोगी शिवालिका इस वक्त हमारे साथ नेक्स्ट स्टूडियो से जुड़ गए हैं। शिवालिका, ओवर टू यू। जी जया, तो 24 की तीसरी लड़ाई लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में आज आखिरी चरण का चुनाव है 7 सीटों पर, और एमपी में भी वोटिंग जारी है। 9 सीटों पर आज चुनाव होने हैं। हम पहले, दूसरे, तीसरे चरण से मेगा कवरेज बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं, और लगातार हमने उन मुद्दों पर फोकस किया जो पहले चरण में रहे, जो दूसरे चरण में रहे, और तीसरे चरण तक आते आते कैसे मुद्दे बदले आज हम अपने दर्शकों को उससे अपडेट करवा देते हैं। पहले हम बात करते हैं पहले चरण के बड़े मुद्दों की। तो पीएम मोदी की गारंटी, ये पीएम मोदी की गारंटी पहले चरण के सबसे बड़े मुद्दों में शामिल रही। बीजेपी की तरफ से हर जगह जब भी संबोधन किया गया तो मोदी की गारंटी के बारे में बात की। वहीं विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने की बात कही गई बीजेपी द्वारा। मोदी की गारंटी और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने की बात की। वहीं राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया रहा। धार्मिक मुद्दों की बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा इसे प्रमोट किया गया बीजेपी की तरफ से। वहीं अब दूसरे चरण के मुद्दों की बात करें तो दूसरे चरण के बड़े मुद्दे हैं संपत्ति का एक्सरे। तो इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जबरदस्त लड़ाई छिड़ी रही। जहां भी संबोधन हुआ बीजेपी कांग्रेस दोनों का टैक्स इनहेरिटेंस टैक्स पर लगातार चर्चा होती रही। वहीं संपत्ति के एक्सरे पर लगातार पीएम मोदी ने हमला बोला, उधर से राहुल गांधी भी लगातार एक्सप्लेनेशन देते नजर आए। दूसरे चरण के दूसरे बड़े मुद्दे की बात करें तो आरक्षण कम करके मुसलमानों को देने की बात। तो जाति का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लगातार भड़कता नजर आया, और दूसरे चरण में आते आते पहले चरण से दूसरे चरण में मुद्दे इतने बदल गए कि आरक्षण पर और हिंदू मुस्लिम पर मुद्दा आ गया। अब तीसरे चरण की बात करते हैं कि तीसरे चरण में क्या मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। तो कोविशील्ड वैक्सीन का मुद्दा उठा है।
हमने देखा कि जैसे ही कोविशील्ड को लेकर रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने तुरंत इस चर्चा को तूल दे दिया। इस चर्चा आग की तरह ये देश में फैल गई कि कोविशील्ड से हमारे शरीर में क्या नुकसान हो रहा है। तो तीसरे चरण में जो कोविशील्ड का मुद्दा रहा वो बेहद गर्मा है। वही बात करें तो शहंशाह और शहजादा जैसी टिप्पणियां भी हमको मंच से लगातार सुनने को मिली है। तीसरे चरण के अहम मुद्दे आपको बता रहे हैं। शहंशाह, इधर से पीएम मोदी को शहंशाह कहा जा रहा था, वहीं पीएम मोदी राहुल गांधी को शहजादा करके संबोधित कर रहे थे। तो तीसरे चरण में बीजेपी के मुद्दों की बात करते हैं। बड़े मुद्दे रहे राहुल और पाकिस्तान की तरफ से राहुल गांधी को लेकर जब कमेंट आया तो बीजेपी ने एक भी मौका नहीं छोड़ा इस पर चर्चा करने का, इसे मुद्दा बनाने का। वहीं तीसरे चरण में दूसरा मुद्दा बीजेपी का ये रहा कि एमपी में पटवारी की इमरती पर टिप्पणी। तो महिलाओं के खिलाफ एक मुद्दा लगातार ही बीजेपी कांग्रेस की तरफ से उठाती रही और पटवारी के इस बयान ने बीजेपी को एक और विषय चर्चा का दे दिया। तो तीसरे चरण का एक और मुद्दा बता दें, राजगढ़ में सनातन का मुद्दा। तो जब दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तारीफ की, उसके बाद लगातार ही राजगढ़ में सनातन का मुद्दा भी उठता नजर आया, क्योंकि शुरू से ही बीजेपी ने दिग्विजय सिंह की ऐसी इमेज बनाई है कि वो सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। ऐसी इमेज लगातार शुरुआत से ही बनाई गई है और ऐसे में सनातन का मुद्दा राजगढ़ में उठता हुआ नजर आया। और तीसरे चरण के कांग्रेस के मुद्दे अब हम आपको बता दें। कांग्रेस ने कोविशील्ड वैक्सीन का मुद्दा उठाया। तीसरे चरण में आप देख सकते हैं कि किस तरह पहले चरण से दूसरे चरण से तीसरे चरण तक आते आते दोनों ही पार्टियों ने अपने मुद्दे बदल दिए। दूसरे मुद्दे की बात करें तो पीएम मोदी को शहंशाह बोलना शुरू कर दिया। एक तरफ हम देख रहे थे कि पीएम मोदी शहजादा बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने पलटवार करते हुए शहंशाह बोलना शुरू कर दिया। बीजेपी पर तानाशाही का आरोप जो कि कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां लगातार ही शुरुआत से पीएम मोदी पर लगाती रही हैं। तानाशाह उन्हें कहा जाता है और अब नया शब्द शहंशाह ये कहा गया। तो पहले चरण से दूसरे चरण और दूसरे चरण से तीसरे चरण तक आते आते मुद्दे इस तरह बदले। ओवर टू यू शरद जी एंड जय। बहुत शुक्रिया। और चलिए, दिव्यंका त्रिपाठी जो एक्ट्रेस हैं, टेलीविज़न सोप ओपेराज की ख़ास तौर से उनसे बात की हमारे साथी ने। वोट के लिए आई हैं, उनके पेरेंट्स दिख रहे हैं साथ में और उन्होंने मतदान किया और भोपाल की ही रहने वाली हैं दिव्यंका त्रिपाठी, तो वोट करने के लिए आई हैं। देखिए वोट कितना इम्पॉर्टेंट राइट है कि मुंबई से सीधे दिव्यंका त्रिपाठी ने रुख किया भोपाल का और आज महत्वपूर्ण दिन। और ये दोनों उनके मम्मी पापा हैं जिनके साथ वो नज़र आ रही हैं। उनसे बात की हमारे साथी ने, सुनिए क्या कुछ कहा दिव्यंका त्रिपाठी ने। लोकतंत्र के इस पर्व में तीसरे चरण का मतदान जारी है और हमारे साथ है भारतीय टेलीविजन की एक्ट्रेस दिव्या त्रिपाठी दाहिया। आइए उनसे ही बात करते हैं। मतदान करने पहुंची है मैम, कैसा आपको लगा आप मतदान करने आई? नमस्कार, मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और मैं आपको अभी फ़िलहाल एक पोलिंग बूथ पर नज़र आ रही हूँ और मैं काफ़ी मेहनत करके कोशिश करके आई हूँ कि ये दिन मिस नहीं होना चाहिए। कल रात हम लोग मुंबई में शूट कर रहे थे और आखिरी मिनट तक ये था कि ऐसा ना हो जाए कि ये दिन मेरा कैंसिल हो जाए। एंड आई एम सो ग्लैड आई कुड मेक माई प्रेजेंस फेल्ट इन दिस नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी। तो आप पहुंची हैं, लोगों ने यहाँ मतदान करने की आपने अपील भी करी होगी, आप आई हैं और सरकार कैसी चाह रही है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो जी वही अच्छी होती है जो अपने प्रदेशवासी देशवासियों के हित में काम करे, जो सबका उत्थान करे। और हम तो यही चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट जिस गति से चल रहा है चलता रहे और सबको न्याय मिले। तो एक ऐसा देश हो हमारा जिसकी विदेशों में भी बहुत रिस्पेक्ट हो, ऐसा देश चाहिए और उसी के लिए हम आके यहाँ पे वोट करते हैं। मतदाताओं के लिए वोट की अपील भोपाल की तरफ से क्या बोलेंगे? देखिए जी, भोपाल शहर में मैं जब आई हूँ आज यहाँ और देख रही हूँ कि जो यहाँ पे ना आह्वान चलाए जा रहे हैं, यहाँ पे बम्पर ड्रॉज वगैरह तक हो रहे हैं कि आप लोग, गर्मी का मौसम है, गर्मी में घर से बाहर निकल कर आएँ, कूपन डालें मत डालने के बाद में और आपको लकी ड्रॉ में कोई ना कोई गिफ्ट मिल सकता है। इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं, तो फिर आप लोग घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? मैं कह रही हूँ अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आइए और अपना वोट ज़रूर दीजिए। वहाँ पे दूसरा इंटरव्यू शुरू हो चुका है, मैं वहाँ जाती हूँ। ये थी हमारे साथ दिव्यंका त्रिपाठी जो भोपाल की ही रहने वाली हैं, मुंबई से भोपाल पहुंची हैं अपना वोट देने। कैमरामैन गगन के साथ मयंक दुबे, बंसल न्यूज़ भोपाल। इनकी भी हिंदी अच्छी है, मध्य प्रदेश के लोगों की हिंदी बड़ी अच्छी होती है, मेरी भी ठीक है, अच्छी है। हाँ तो बढ़िया है, मध्य प्रदेश हार्डकोर हिंदी स्टेट है और उत्थान और देश विदेश में भारत का परचम फहराया, ऐसे शब्द सुनते हैं
तो हिंदी जय जय हिंदी, जय जय हिंदी अच्छा लगता है। पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। परिहार साहब बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। संतोष सिंह परिहार, प्रेम व्यास जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की नुमाइंदगी करते हुए। निशिकांत पांडे जी, अजय गंगवानी जी और नामदेव जी और जयप्रकाश पाराशर जी सब लगातार बने हुए हैं। लेकिन आप पैनल की तरफ जा रही हैं अभी या दुर्ग ले चल रही हैं हमको? सर, पैनल को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि खबरें लगातार हमारे पास चुनाव से जुड़ी हुई आ रही हैं। और दुर्ग से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इस लोकसभा सीट पर भी तीसरे चरण का मतदान जारी है। बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने भी अपने परिवार के साथ अपने मत का प्रयोग किया। मतदान केंद्र वो पहुंचे और आपको ये भी बता दें कि विजय बघेल ने पत्नी रजनी बघेल और बेटी के साथ मतदान किया है। बंसल न्यूज से उन्होंने खास बातचीत भी की। हालांकि मतदान से पहले पूजा अर्चना उन्होंने की, आप देख सकते हैं तस्वीरें। उसके बाद वो मतदान केंद्र पहुंचे, परिवार समेत वोट डाला और बंसल न्यूज से चर्चा करते हुए उन्होंने रूटीन के साथ ही प्रचार को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। लोकसभा चुनाव है और विजय बघेल चुनावी मैदान पे है। सर, किस तरह की स्थिति जो है देख रहे हैं आप? जीत सुनिश्चित है। लोग बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लेंगे और सबके मन में उत्साह है, सबके मन में उमंग है। 11 लोकसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, तीसरे चरण में 7 लोकसभा सीट, कितनी सीटें जो है इस बार बीजेपी ने? 11 की 11 सीट आएगी। किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस से राजेंद्र साहू चुनावी मैदान में है, कितना टक्कर देंगे? देखिए, कांग्रेस भाजपा का चुनाव है। हम लोग तो प्रत्याशी नाम मात्र के हैं, लेकिन सिद्धांत, पार्टी अपने अपने सिद्धांतों पर चुनाव लड़ती है। क्या करना चाहती पार्टी इस देश के लिए, और भारतीय जनता पार्टी देश हित में, राष्ट्र हित में काम करती है। आने वाले भविष्य को हम कैसा भारत देख के जाना चाहते हैं। देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ये भाव जन जन में है। उसी के भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और सरकार बनाना चाहती है। दुर्ग के साथ साथ प्रदेश की अन्य सीटों पर भूपेश बघेल लगातार जो है दौरा करते हुए नजर आए, कितना असर पड़ेगा? उसका नाम ही लेना बंद करिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बीजेपी से प्रत्याशी विजय बघेल और साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतते हुए इस बार बीजेपी नजर आएगी। माहौल बहुत अच्छा है और माहौल अच्छे होने की वजह से इस बार बीजेपी के पक्ष में मतदान भी पड़ते हुए नजर आएंगे, ऐसा दावा विजय बघेल करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, दुर्ग। चलिए मध्य प्रदेश की तरफ लौटते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। उन्होंने ग्वालियर के बारादरी चौराहे का जो सरकारी स्कूल है, वहाँ जो बूथ बनाया गया था, वहाँ पर उन्होंने वोट किया। पत्नी और बेटे भी उनके साथ थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पहले 2 चरणों में भी बीजेपी को भारी बहुमत मिला है और तीसरे चरण में भी पीएम मोदी की लोकप्रियता शीर्ष पर है। के साथ उन्होंने दावा किया कि बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतने वाली है। एमपी की सभी सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर ने लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। पहले 2 चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़ा थे। आज भी मतदान संपन्न हो रहा है। इस चरण में भी मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर है। चारों ओर भाजपा जीतेगी और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। आज इस अंचल में मतदान हो रहा है। मैं नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आएं और अपने मत का प्रयोग करें और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। अगली खबर की तरफ जी जया। बिल्कुल, और इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पोलिंग बूथ का जायजा लेने पहुंचे। बूथ पर पहुंचकर पोलिंग बूथ की जो टीम थी, पोलिंग टीम, उनके साथ मुलाकात भी की, सदस्यों का हालचाल भी जाना। और देखिए इस दौरान की एक तस्वीर आप देखिए, वोटर्स के साथ जो बच्चे आए उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। पिंक बूथ पर महिला कर्मचारियों से भी जानकारी ली। चंदेरी क्षेत्र की 5 पोलिंग बूथों पर जाकर जायजा लिया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। देखिए तस्वीर आप। पिछोर, चंदेरी, मुंगावली, ये मेरा चौथा विधानसभा है। 4 और मैं कर रहा हूँ। यहाँ से मैं अशोकनगर जा रहा हूँ, अशोकनगर से गुना, गुना से कोलारस, उसके पहले बमोरी। मतदान प्रतिशत अभी करीब 11 बजे तक 35% हो चुका है पूरे संसदीय क्षेत्र में। इसको हमको और आगे बढ़ाना है, ये हमारी कोशिश रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व
और जनता का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मेरे साथ जरूर रहेगा। चलिए, तो अब अपने पैनल की तरफ लौटते हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं। संतोष जी, पहली टिप्पणी आपकी, फिर उसके बाद प्रेम व्यास जी की तरफ, और फिर गंगवानी साहब, नामदेव जी और निशिकांत जी की तरफ क्रमशः बढ़ते चले जाएंगे, परचम फहराते चले जाएंगे चर्चा का। जी, पहली टिप्पणी आपकी। जी, लोकतंत्र के महापर्व में जो चुनाव हो रहा है, ज़्यादा लोग मतदान करें, हमारा सबसे वो है आग्रह है, क्योंकि जितने ज़्यादा वोट पड़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जो है। और मध्य प्रदेश और पूरे देश में जो है संविधान बचाने का चुनाव हो रहा है, क्योंकि इनके जो सांसद कह रहे हैं कि 400 पार कर दो, संविधान हम बदल देंगे। तो सबसे पहले संविधान बचाने का चुनाव है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की जो सर संविधान नहीं, इनके कुछ वक्तव्य नेताओं की तरफ से आए हैं। नहीं, नेताओं की बात कर रहा है, खंडन बड़े नेताओं ने किया है। नहीं, दूसरा क्या है, सबसे बड़ी जो गारंटी वाली बात है, पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गारंटी थी 2 करोड़ लोगों के रोजगार का, 15 लाख सबके खाते में आने का, जो पूरा झूठ परोसा था, उसका भी जो है आपने देख लिया। अभी जो अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो पूरे देश में जो है इंडिया गठबंधन के साथ पूरी ताकत से लड़ रही है। और हम तो चुनाव वैसे जीत गए कि प्रधानमंत्री सुबह से शाम तक जो है राहुल जी के बारे में जो है कुछ भी बोल रहे हैं। आप ये बताइए कि जो है शहंशाह पे बात आ गई, मंगलसूत्र की बात आ गई, सुबह से शाम तक जो है राहुल जी का फोबिया हो गया है। मध्य प्रदेश और पूरे देश में जनता देख रही है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पूरा देश, मध्य प्रदेश पूरी तरीके से ऐसी स्थिति हो गई है कि भ्रष्टाचार में इतना डूबा हुआ है कि जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, पर्चियों से पूरे काम बंद पड़े, पूरी योजनाएं ठप पड़ी हुई है। चाहे स्मार्ट सिटी ले लो, चाहे प्रधानमंत्री आवास ले लो, चाहे प्रेम व्यास जी का रिएक्शन लेता हूँ। प्रेम व्यास जी, आपका रिएक्शन, क्विक रिएक्शन सर। देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में निश्चित रूप से जनता अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी पूर्व में भी निभाती आई। आप पूर्व के चुनाव देखोगे, इस चुनाव में भी जनता समझदार है, जनता जानती है किसने विकास किया और किसने विनाश किया, और कौन सत्य की राह पर और कौन झूठ की राह पर। कौन झूठ परोसने का कार्य कर रहा है कि संविधान खत्म हो जाएगा, मैनिफेस्टो में है क्या हमारे? कौन झूठ परोसने का कार्य कर रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, मैनिफेस्टो में है क्या? कौन झूठ परोसने का कार्य कर रहा है कि चुनाव तक नहीं होंगे। और शाब्दिक अगर मर्यादा की बात करेंगे तो राहुल जी की शाब्दिक मर्यादा सब देख चुके हैं कि वो डर गया, वो पानी में गया और कैसा डरा हुआ दिख रहा था। निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा क्या होती है, ये राहुल जी को सीखना पड़ेगा। विदेशी सभ्यता को वहीं छोड़ना पड़ेगा जहां उन्होंने मंगलसूत्र की बात करें। प्रधानमंत्री जी गरिमा आएगा कि जो है पूरी संपत्ति मुसलमानों को दे देंगे, औरंगजेब आ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी गरिमा के हिसाब से बोलना चाहिए क्या ऐसा? प्रधानमंत्री जी गरिमा आएगा कि लोग सबके मंगलसूत्र इसी कारण से आपके वोट का, आपने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो राहुल गांधी जी ने करी, रैली में राहुल गांधी जी ने संबोधन में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी। उसके बाद अंकल सेम ने उनके वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को जो है काउंटर करा किसी और बात से। उसके बाद में चलिए, लेकिन मुझे लगता है राजनीतिक बयानबाजी में ये कह देना चाहिए कि इसको मैनिफेस्टो में ना ढूंढे कि मुसलमानों को संपत्ति दे दी जाएगी, ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं मिलेगा। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी आरोप लगाए तो ये कह दे कि भैया मैनिफेस्टो में मत देखिएगा, ये राजनीतिक आरोप है। और कांग्रेस आरोप लगाए कि संविधान बदल देंगे तो ये कहे मैनिफेस्टो में मत देखिएगा बीजेपी के, क्योंकि ये राजनीतिक आरोप है। जी, ये चीज नहीं, आप वक्त मेरे पास छोटा सा कम है। एक क्विक रिएक्शन जरूर निशिकांत जी का और अजय गंगवानी जी का लेंगे हम। जी, फिर ब्रेक पे भी जाना है। जी, फटाफट बोल लीजिए, लेकिन बहुत संक्षेप में 10-10 सेकंड में। जी, देखिए, 3 बात है संविधान बदलने का। तो संविधान की आत्मा में प्रेमबल में संशोधन कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, 106 बार संशोधन किया है संविधान में। आरक्षण की बात करते हैं तो जामिया मिलिया में, अलीगढ़ में, कश्मीर में आरक्षण नहीं है, किसके कालखंड से नहीं है। और जो ये बात लगातार कह रहे हैं दीपक बैज का सांसद का टिकट क्यों नहीं दिए, क्या वो मतलब काम नहीं कर रहे थे? ये सांसद का टिकट में बदलाव होना वो संगठन अपना एक लुकआउट है। लेकिन ये जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रहे, तो मुझे बताएं दीपक बैज का टिकट क्यों काटा गया? वो तो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, इसलिए काटा गया कि वो बुझे हुए दीपक थे। लेकिन बुझे हुए दीपक में शिव डहरिया भी हैं, तामध्वज साहू भी हैं, उनको भी टिकट मिला। तो दीपक बैज के साथ अन्याय क्यों हुआ, ये बात तो पूछेगी प्रदेश की जनता। जी शरद जी, बोलिए निशिकांत जी। निशिकांत जी नहीं, अजय जी, माफ कीजिए। आरोप लगाने का प्रयास करें। दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, 11 की 11 लोकसभा सीटों की मॉनिटरिंग करना, प्लानिंग बनाना, ब्लूप्रिंट बनाना, ये नहीं सकते। शांति सुन लीजिए मेरा निवेदन। मैंने एक सवाल, निशिकांत जी बौखलाहट मत दिखाई, मेरा निवेदन मैं कंप्लीट कर दूं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके करस्पॉन्डेंट की मैं रिपोर्ट देख रहा था, शरद जी बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, किस प्रकार से चरण बाई चरण जो है
मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। आज राजनीति इस स्तर तक आ चुकी कि 2 चरण के बाद मछली, मटन, मुसलमान, देश के दाम्पत्य सूत्र के शुद्ध प्रतीक मंगल सूत्र पर राजनीति करना किसी प्रकार से प्रधानमंत्री की राजनीतिक सुरुचिता उनके गरिमा के विपरीत था। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करूं, जातिगत ध्रुवीकरण की बात करूं, जिस प्रकार से व्यक्तिगत फायदे और स्वार्थ की राजनीति के चलते हेट स्पीच के इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, ये देश की जनता, छत्तीसगढ़ की आम जनता महसूस कर रही है। लेकिन देखिए, इस बार के शरद जी चुनाव जो है वो महंगाई पे, वो बेरोजगारी पे, वो आर्थिक असमानता पे, वो महिला सुरक्षा पे, देश के संविधान की रक्षा पे, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का चुनाव है। देश की आम जनता चुनाव लड़ रही है। जो मतदाता साइलेंट है, जो अंडर करेंट है, 4 जून को जो परिणाम आएंगे वो पूरी तरह से प्रत्याशित होंगे। 4 ये जून केंद्र की बिल्कुल मोदी सरकार की विदाई 4 जून बता देगा कि किसके मुद्दों में कितना दम, किसके मैनिफेस्टो में कितना दम, किसकी ताकत कितनी बड़ी, किसमें कितनी स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों का फैसला हो जाएगा। हम लौटेंगे, पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, एक्सपर्ट्स बने हुए हैं।